हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना पहला वीडियो डाल रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि रियल नंबर या वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हमें कुछ संख्याओं को जानना जरूरी है। जैसे आपकी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या, परमेय और अपरमेय। तब हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे वास्तविक संख्या की। तो पहले तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जैसे नेचुरल नंबर हमें प्रकृति के माध्यम से इसका ज्ञान प्रकृति के माध्यम से हुआ, इसलिए हम इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे होती है, आपको इसके बारे में बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। इसे गिनती की भी संख्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे S1 अनंत तक, इनफाइनाइट तक होती है। और दूसरी बात आती है हमारी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। दूसरी बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है कि जब प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान हो गया था तो उसके बाद हमारी खोज जो हुई जीरो की हुई, इसलिए इसमें जीरो ऐड कर दिया जाता है, या प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद हमें पढ़ना है पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होती है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या के सेम प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक संख्या अगर जोड़ दी जाती है तो हमारी एक पूर्णांक संख्या बनती है। पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होती है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, प्रमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती हैं। q नॉट इक्वल 0 होता है। तो इसमें हमें प्रमेय संख्या के बारे में रेशनल नंबर पढ़नी है। तो रेशनल नंबर वही नंबर होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और q का मान जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें p तथा q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए कि जैसे कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। जैसे यहाँ से पूर्णांक में हमने लिखा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, तो हम माइनस की कोई भी संख्या ले सकते हैं, प्लस की भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा माइनस का 2/5, तो माइनस की 2, देखिए p के रूप में यहाँ पर माइनस का 2 है। तो जो p है, p में कोई भी पूर्णांक, मतलब p के स्थान पर हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, चाहे धनात्मक लें और चाहे ऋणात्मक। तो हम इसमें p के स्थान पर -2 लिए हैं और q के स्थान पर लिए हैं 5, प्लस का 5। तो ये एक प्रमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती और q का मान 0 के बराबर होता है या नहीं भी होता, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट का 5 जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो क्या है? अपरमेय है। जैसे कोई अभाज्य संख्या, वर्गमूल के अंदर हमें अभाज्य संख्या है, जैसे रूट का 7 भी, मतलब वर्गमूल के अंदर जो है हमारी एक अभाज्य संख्या, जैसे रूट का मतलब 7 दिया गया है, 7 एक अभाज्य संख्या है या एक अपरमेय संख्या है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि रूट के 7 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, √7/1। तो ये कहने का मतलब ये हुआ, तो ये एक प्रमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि √7 जो है यह एक पूर्णांक नहीं है, जबकि शर्त में बताया गया p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। इसलिए p/q जो है दोनों पूर्णांक होने चाहिए। √7 हमें पता है कि एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक क्या है? अपरमेय संख्या। अगर मान लीजिए हमें पाई दिया गया है, तो पाई अगर दिया गया तो पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो एक प्रमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर 22/7 जो है यह एक प्रमेय संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर 22/7, तो 22 मतलब p और इसका मतलब क्या हुआ? 7 का q। तो देखिए 22 भी एक धनात्मक पूर्णांक है और 7 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद बात करते हैं जैसे 3.14 लिखा हो, 3.14 का यही पाई का मान है। अगर पाई आती है तो पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 और 3.14 एक प्रमेय संख्या है। इसे अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 314 बटे कितना? 100। तो ये एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि यह भी एक पूर्णांक है और यह भी एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक प्रमेय संख्या, जबकि पाई प्रमेय संख्या नहीं है। कुछ लोगों का
डाउट ये भी होता है कि रूट 25 एक प्रमेय है या परमेय, क्योंकि रूट के अंदर लिखी गई है तो आपको ऐसा पता है कि रूट 25 का मान होता है 5, और जो 5 या 5 है, और 5 जो है एक प्रमेय संख्या है। अगर इसे लिखना चाहें तो 5/1, और जो 5 मतलब 5 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, प्रमेय संख्या है। अब बात आती है हमारे चैप्टर की वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें जानना है। तो वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं हैं जिसमें प्रमेय तथा अप्रमेय दोनों संख्याओं का समूह होता है, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए इसी में लिख रहे हैं उदाहरण, जैसे 3/5, 7/9 या पाई या √3 और √5। अब इसमें देखिए ये दोनों प्रमेय हैं, ये तीनों अप्रमेय संख्याएं हैं, इसलिए अगर इनका समूह, अगर इसमें से कोई इन संख्याओं से मतलब इन संख्याओं से मिल करके हमारी क्या बनती है, वास्तविक संख्या। अब इसके बाद बात आती है सअभाज्य संख्या की। कौन सी संख्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। सअभाज्य क्या होता है, सअभाज्य का मतलब इनका दोनों का HCF, इनका दोनों का HCF जो होता है, HCF का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, केवल 1। मतलब जैसे उदाहरण के लिए ले लें कि हम 9 ले लें और 7 ले लें, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर लिखें तो 9 किससे किससे डिवाइड हो जा सकती है, 1 से, 3 से और 9 से, और 7 का अगर निकाल लें इसका फैक्टर तो 1, 7 इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। इसलिए इसमें देखिए तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बन रहा है, केवल 1 बन रहा है। क्या बन रहा है, केवल 1, इसलिए है यह एक सअभाज्य संख्या है। और ज्यादातर एग्जाम्पल में पूछा जाता है 18 और 25 का। क्या 18 और 25 सअभाज्य संख्याएं हैं, तो जी हाँ, 18 और 25 सअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 18 का गुणनखंड निकाल लिया जाए और 25 का, तो 18 का 1 होगा, 3 होगा और 6 होगा और 18 होगा, मतलब 18 होगा, और 25 का 1, 5 और 25, यही केवल होंगे। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बनेंगे, 1, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह एक सअभाज्य संख्या है। आई होप दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा इन संख्याओं के बारे में। अगला टॉपिक आगे बता रहे हैं। दूसरा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आपने नाम तो सुना ही होगा इसका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है भाग करने की सही विधि बताती है। तो यूक्लिड जो थे, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। विभाजन मतलब आपको पता ही है, भाग देना। विभाजन मतलब भाग करना या भाग देना। और प्रमेयिका का अर्थ होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन जो किसी कथन को सिद्ध करने में सहायता करता है। प्रमेयिका का मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसा कथन जो सिद्ध किया गया हो और उसे दूसरे कथन को सिद्ध करने में सहायता करता हो, तो इसका मतलब ये हुआ यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। और विभाजन का मतलब होगा भाग देने, और प्रमेयिका का अर्थ होता है, प्रमेयिका मतलब एक सिद्ध किया गया कथन जो किसी कथन को सिद्ध करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है A = BQ + R। इसका जो R का जो है, R मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब शेषफल। शेषफल अभी से एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। R का जो मान होता है B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। आपको ऐसे ये प्रमेयिका लगभग पता भी होगी। इसके लिए जैसे 6 से हम 27 को कर दें भाग, जैसे इसको 6 से हम 27 को भाग दें, तो पहले सही मेथड का उपयोग करते हैं। 6 चौक 24, कितना आया 3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अब इसमें जैसे इसमें जो प्रमेयिका है उसमें B से A को किया गया भाग, B से जब A को भाग देंगे तो कोई भागफल क्या आएगा, Q, कोई भागफल Q, और कोई शेषफल जो आएगा आपका R आएगा। R को बोलते हैं शेषफल, मतलब रिमाइंडर। तो यही चीज़ है आपकी। तो अब आपको सही नियम से आप अगर भाग करेंगे तो 6 चौक 24 बचेगा 3, मतलब भागफल के स्थान पर 4 और शेषफल के स्थान पर 3। यही प्रमेयिका का कथन है। जो ये होता है इसे A मतलब होता है भाज्य,
आपने ये पढ़ा होगा निचली क्लास में, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल, भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल। ये किसके बराबर होगा? भाज्य के बराबर होता है। आपको ये पहले से पता है। तो ठीक उसी प्रकार जब 6 से 27 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा शेषफल? 3। अब आपको पता है यहाँ पर और यहाँ पर एक अद्वितीय संख्या है, मतलब 6 को हम 27 को हम किसी भी प्रकार से अगर भाग दें तो भाग जाएगा 4 बार और शेषफल कितना आएगा? 3। ये हुआ सही मेथड। अब इसका गलत मेथड, जैसे 6 से हम 27 को करेंगे भाग तो 6 चौक 4 के बजाय 5 बार ले जाएंगे तो 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30। तो 27 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा, जिसके कारण ये भाग क्या है? गलत है। आपको पहले से भी पता है कि ये भाग क्या है? गलत है। तो इसी प्रकार जैसे हम दूसरा मेथड इसका हुआ कि हम 6 से जैसे 5 बार ले जा रहे हैं, उसी तरीके से सही मेथड में 4 बार ले जाना है, लेकिन हम कितनी बार ले जाएं? 3 बार। तो 6 त्रिक 18। अब 27 में से हम 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। लेकिन ये भी गलत है, आपको पता है ये भी मिस्टेक है और ये भी गलत है और ये सही है आपका। तो कहने का मतलब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का दूसरा कथन जो है वो आपको पहले से पता है। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रहा भाजक। अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। देखिए इसमें जैसे हम 6 को 27 से, यहाँ पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं मिलेंगी, मतलब 6 से हम 27 को किसी भी प्रकार से भाग दें तो आपको 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं मिलेंगी, जैसे 4 और क्या मिलेगा? 3। अब यहाँ पर ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि जो b का मान है, b का जो मान होता है रिमाइंडर से, मतलब b का जो मान है उसके शेषफल जो होता है b के मान से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये आपको पहले बता दिया गया। और दूसरी चीज़ है, जो यहाँ पर माइनस का 3 आया शेषफल 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं होता, मतलब आपकी ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं होता शेषफल। इसलिए ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब अगली बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन आपको पता ही है यूक्लिड विभाजन क्या है। एल्गोरिथम के बारे में, एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं, भाग की जो श्रृंखलाएं बनाई जाएंगी उसे क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक स्टेप में सॉल्व करें, जैसे हमने अभी किया कि 27 को हमें भाग देना था किससे? 6 से। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर लगाएं तो 6 गुणे का 4 और प्लस का क्या हो गया? 3। तो ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसी को 3-4 स्टेप में जब सॉल्व करना होता है तो उसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए अब आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे अब आपको बता दें कि जैसे 455 और क्या 42 का HCF निकालना हो, 42 का क्या निकालना हो? HCF। इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहाँ प्रयोग होता है? इसका प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे आपकी 2 संख्याएं हैं 455 और 42। अब इन दोनों का HCF निकालना हो तो क्या करेंगे आप? पहले तो आप जान लीजिए HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा सा बड़ा, महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच का महत्तम, मतलब बड़ी से बड़ा ऐसा गुणनखंड जो दोनों में पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी के लिए प्रयोग किया जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या है? एक समूह है। जैसे हम इन दोनों का HCF निकालने चल रहे हैं तो मान लीजिए इसमें सबसे पहली चीज जो है आपको संख्या देखनी पड़ती, संख्या कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर संख्या कौन सी बड़ी है? 455। अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो आपको एक तरफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दिखाना है, इसका HCF हम पहले वैसे आपको भाग विधि द्वारा बताते हैं कि कैसे होगा। पहले भाग विधि द्वारा देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कैसे होगा। जैसे हम 42 से
किसको भाग दें, 455 को, तो कितनी बार जाएगी, एक बार टेबल जाएगी। तो 42 एकन्नम 42 बचा 3 और 5। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब संख्या में जो शेषफल बचता है इसी शेषफल से फिर अगले भाजक को हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, मतलब ऐसे। तो 35 एकन्नम 35 कितना आया, यहाँ पर बचा 7। अब फिर इस जो शेषफल बचा इसी से फिर भाग देंगे किसको, अगले भाजक को। तो मतलब कितनी बार जाएगी टेबल, 5 बार। तो मतलब 7 बचे 35, ये कट गया। अब हम मानते हैं, अब यहाँ पर जब लिखना होगा हमें, जब इसका HCF हमें ये नहीं लगाना, हमें लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम सबसे पहले इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि किस मेथड से लगा रहे हैं। तो मेथड क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कौन सा मेथड होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम इसका HCF निकाल लिए। अब इसका HCF हमें इसी तरीके से दिखाना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम इससे मतलब 20, देखिए आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, 20 से जब हम a को भाग देते हैं तो कोई शेषफल q और कोई रिमाइंडर आपका क्या बचता है r। तो इसी प्रकार अगर a बराबर लिखें तो BQ प्लस का क्या लिखेंगे, r। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर a ये है, b ये है और q ये है और यहाँ पर r की पोजीशन पर ये है। तो अब हम लिखते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपको क्या लिखेंगे, a के स्थान पर जो है अंदर लिखा जाएगा। पहले तो उसकी प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर होता है BQ प्लस का क्या होता है, r। और जो r का मान होता है वो b से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो अब हम दिखाते हैं कि पहला जो भाज्य था हमारा क्या था, 455। 455 बराबर हो जाएगा 45 गुणे का 1 धन का क्या हो जाएगा, शेषफल, मतलब r के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 35। और जहाँ जो r है वो कितना है, 0 के बराबर नहीं है। और जब तक ये 0 के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे दोबारा। अब इसमें देखिए दूसरा जो है, दूसरा आपको दिया गया है, दूसरा भाज्य है आपका 42। और 42 को मैंने 35 से भाग दिया, कितनी बार गई टेबल, एक बार। और प्लस का शेषफल कितना आया है, 7 आया है। तो देखिए यहाँ पर भी r का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अगले स्टेप में a ये बन जाएगा, b ये बन जाएगा। तो अब हम देखिए a बराबर लिखेंगे 35 बराबर क्या लिखेंगे, 7 गुणे का 5 और धन का 0। तो मतलब r का मान अब 0 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसका HCF कितना होगा, इसका HCF यही 7 होगा। मतलब इसका मतलब संख्या 455 और 42 का HCF कितना होगा, हमें पता है कितना होगा, 7 होगा। ये रहा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आपका HCF निकालने की विधि। और हमें लगाना इसी तरीके से है, लेकिन हमें पहले सबसे पहले इस तरीके से समझना पड़ेगा। अगर समझेंगे नहीं तो उस तरीके से सवाल नहीं लगा पाएंगे। इस तरीके से थोड़ा आसानी है, इसी में से समझकर इसमें लिखना रहता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बताते हैं आपको अपना अगला टॉपिक, कुछ सवाल इस पर करवाएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए, इस पर एक सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। आप पढ़िए इसे, देखिए समझिए, आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता, वैसे तो हम बताएंगे है। इसमें लिखा है कि एक स्कूल में 576 लड़के और 448 लड़कियां हैं, जिनको बराबर सेक्शन में लड़कों और लड़कियों को वितरित करना है। इस प्रकार बने कुल सेक्शनों की संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले ये देखिए आप कि कह क्या आ रहा है इसमें बोल रहा है कि 500 टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, 576, और टोटल लड़कियों की संख्या 448। इनको बराबर सेक्शनों में डिवाइड करना है। लड़के और लड़कियों को इस प्रकार बांटना है कि आपका सेक्शन भी बन जाए और उनकी कुल सेक्शनों की संख्या निकाल लें। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा कि एक सेक्शन में कितने बच्चे बनेंगे, और इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि इन दोनों का HCF निकाल लें, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में महत्तम समाप्त वर्तक निकालेंगे, मतलब कहें आप तो
एचसीएफ निकालेंगे तो आपको लड़कों की संख्या है 576, लड़कियों की संख्या है 448। तो सबसे पहले आप मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ से आपको मिलेगा क्या कि एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे, लड़कों हैं तो लड़कों में कितने बच्चे होंगे और लड़कियों में कितने कितने का एक सेक्शन बनेगा। तो एक सेक्शन निकालने के बाद हमें भाग करना पड़ेगा, जो आपका निकलेगा वो लड़कों में भाग करेंगे तो लड़कों में कितना सेक्शन बनेगा और लड़कियों में भी कितना सेक्शन बनेगा। सबसे पहले यही करते हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कौन सी विधि का उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इन दोनों में सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो इसमें देखिए आपको एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 576 बड़ी है और किसमें 448 से। अब देखो लड़कों की संख्या 576, 448। अब हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या हमें पता है कि a बराबर होता है BQ प्लस का r, और r का जो मान होता है 0 के बराबर नहीं होता। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम सबसे पहले इसे भाग विधि से सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 448 को किससे भाग करेंगे, 576 में। तो 448 का एक बार ही भाग जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बचा मतलब 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर बचा 1, 128। अब 128 से भाग करेंगे 448 में, तो 128 का कितनी बार टेबल जाएगी, इसमें ज़रा ध्यान देते हैं। तो लगभग 3 बार जाएगी। 3 अट्ठे 24 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8, 3 एक 3, कितना आया 384। 8 में से 4 गया 4 और 14 में से 8 गया 6, लगभग कितना आया 64। अब 64 का यहाँ पर बचा 64 आपका। 64 में किससे भाग, 64 से किसको भाग करेंगे, 128 को। तो देखो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार। तो 2 चौका 8 और 2 छंग 12, मतलब इसमें जो आपका एचसीएफ निकला कितना निकला, 64। अब हम इसी को स्टेप वाइज स्टेप ऐसे इसमें दिखाते चलेंगे। तो स्टेप वाइज स्टेप इसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले ए आपका क्या था, 576, और बराबर का हो जाएगा 448 का गुणा कितनी बार, एक बार, और शेष कितना आया 128। तो ये जो है आर के बराबर नहीं है। तो जब तक आर के बराबर है नहीं तब तक हम इस स्टेप को बढ़ाते चलेंगे। तो अगला स्टेप में है, तो 448 को किससे भाग किए थे, 128, और गुणे का 3 और प्लस का कितना 64। ये भी आर के इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं, बात हुई 128 की। 128 को किससे भाग करेंगे, 64 से, और कितनी बार, 2 बार, और शेषफल कितना आया 0, मतलब r इक्वल 0 आ गया। तो अब हम जानते हैं कि 576 और 448 का एचसीएफ कितना निकल गया, का एचसीएफ कितना बना आपके सामने बना इसका एचसीएफ 64। अब हम ये बताए थे कि आप जब एचसीएफ निकालेंगे तो मतलब एक सेक्शन में बच्चों की कितनी संख्याएं होंगी। तो हम सबसे पहले मतलब आपके प्रत्येक सेक्शन में बच्चों की संख्या, मतलब जैसे लड़के हैं तो बच्चों की संख्या, लड़के या लड़कियों बच्चों की संख्या कितनी है, एक सेक्शन में बच्चों की संख्या कितनी, 64। आपकी कितनी संख्या निकल गई, 64। अब इसी तरीके से एक सेक्शन में 64 बच्चे बैठ रहे हैं, तो लड़कों में कितने सेक्शन बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि लड़कों में सेक्शन की संख्या, सेक्शनों की संख्या कितना बनेगा। तो लड़कों में कुल संख्या कितनी है, 576 है, और कितने बच्चे एक सेक्शन में बैठ रहे हैं, 64। अब हम इससे क्या कर देंगे, इसको क्या कर दें, डिवाइड। तो लगभग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लड़कों में सेक्शनों की संख्या जो निकलेगी लगभग 9 निकलेगी। 9 चौक 36। इसमें
देखिए इसमें लड़कों की सेक्शनों की संख्या, लड़कों में कितने सेक्शन बन सकते हैं उसकी संख्या हमें निकालनी है। तो लड़कों की टोटल संख्या 576 और इसमें कितने हैं, मतलब लड़कियों की संख्या 448 है। तो हम इसमें केवल लड़कों की संख्या, लड़कों में सेक्शन की संख्या निकालनी है। तो 576 में 64 का कितना सेक्शन बनेगा, तो देखिए कितनी बार जाएगी टेबल, शायद 9 बार जाएगी। और कितने सेक्शन बनेंगे, लगभग 9 सेक्शन बनेंगे। कितने सेक्शन, 9 सेक्शन बनेंगे। और लड़कियों के देखिए, लड़कियों में सेक्शनों की संख्या, तो मतलब टोटल कितने सेक्शन लड़कियां हैं 448 और कितने, एक सेक्शन में कितने बच्चे 64। जब काटेंगे तो लगभग 7 चौक 28, मतलब 7 बार जाएगा। मतलब केवल कितने आएंगे, 7 सेक्शन। तो अब इसमें हमें पूछा था कि इस प्रकार कुल सेक्शनों की संख्या हमें निकालनी थी। तो हम लिखेंगे कि कुल सेक्शनों की संख्या, कुल सेक्शनों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका, लड़कों में कितना 9 और लड़कियों में कितने सेक्शन, 7 सेक्शन। टोटल कितने हो जाएंगे, 16 सेक्शन बनेंगे। तो आपको आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप